अगले सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। रेडी? तो बेटा अब सेक्शन बी शुरू करते हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल, नेम द डिवाइस विच यूटिलाइजेज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पीएन डायोड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो यूनिलैटरल बोला है कि यूनिलैटरल एक्शन ले, मतलब आपने यहाँ से एसी फीड करी और वहाँ से डीसी निकल रही है, तो डिवाइस का नाम बताओ। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? और नीचे लिखा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इंटेलिजेंट लोग इतना समझ जाते हैं जैसे ये पढ़ते हैं कि यार ऑफ कोर्स ऑप्शन ए का आंसर क्या है? रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर है। अब फुल वेव रेक्टिफायर का अपन को डायग्राम बनाना है। तो ये आपने म्यूचुअल इंडक्शन शो कर दिया। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा? 2 डायोड्स होते हैं, ये 2 डायोड्स हो गए। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अगर आप पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखोगे तो कई बार फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर को फुल लेंथ एक्सप्लेन करने को भी आता है। ठीक है, कि इसका जो आउटपुट या इनपुट वेव फॉर्म है वो बनाओ, सर्किट डायग्राम बनाओ, प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स होते हैं, D1 और D2। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है, मैं आपको सिंपलेस्ट डायग्राम बता दे रही हूँ। जो लोड है ना, लोड एक सेंट्रल टैपिंग की के साथ जो है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज ले रही होती है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाते हो। बुक में एक डायग्राम दिया है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अर्थिंग कहाँ बनानी है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है, अगर आप ये याद रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, मान लो कि कोई एसी पल्स आती है, कोई एसी पल्स अपन यहाँ फीड करते हैं सपोज। ठीक है, तो एक बार अपना ये वाला जो डायोड है ना, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो अगर एसी पल्स फीड कर रहे हैं, से पॉजिटिव पल्स आई, ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है और D2 कंडक्ट नहीं कर रहा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल में D2 कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट नहीं करता। बट वट एवर इट इज, आपको हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट पल्स मिलती है। तो ये आपका आउटपुट होता है और ये आपका इनपुट होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में आपको सारी पल्सेस डीसी मिल रही हैं, बट डीसी इन डायरेक्शन, है ना, इन सब की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी टाइम के साथ करंट का जो है या वोल्टेज का चेंज हो रहा है। इसके लिए साथ में क्या लगाया जाता है? फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम एक कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं तो पैरेलल में कैपेसिटर को एज अ फिल्टर जो है रेक्टिफायर के साथ लगाया जाता है, लोड के साथ। ठीक है, तो फिल्टर बेसिकली इसका जो ये जो डायरेक्शन हो गया ना, यूनिडायरेक्शनल, इसका जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करने का काम करता है वो फिल्टर करता है। तो काफी छोटा सा सवाल था, 1 नंबर आपके इसके होंगे और 1 नंबर आपके इसके होंगे। पहले सवाल का जवाब है रेक्टिफायर, इजी क्वेश्चन है, और दूसरे में फुल वेव रेक्टिफायर का आपको डायग्राम पूछा गया है। ये एक इजी डायग्राम है, कोई गलत नहीं करेगा, सही है ये। ठीक है, ओके, बाकी आप एनसीईआरटी वाली भी रट सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन and de Broglie wavelength of an electron of mass m have same value। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। इस बार मैंने जो सैम्पल पेपर देखा है सीबीएसई का, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और डायरेक्टली PYQs प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन सैम्पल पेपर में डाले गए हैं। इससे एक इंडिकेशन मिलती है, एक चीज़ समझ आती है कि हो सकता है कि आने वाला जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं PYQs से आ सकते हैं। तो आपको कम से कम 5 से 6 से 7 साल तक के जो आपके प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में है, चाहे वो किसी भी पैटर्न में है, वो सैंपल पेपर उठा के आप जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए तो मस्ट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाना। ठीक है बच्चा, ओके।
तो गिवन क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास m हो ना हो जो भी हो, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो ये बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2 लैम्डा mc बाई h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो टू प्रूव एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc बाई h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी है ना, आप अगर इस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, डिडक्टिव अप्रोच लेकर चलो, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशन अपन को प्रूफ करनी है कि ये जो इक्वेशन है एनर्जी ऑफ फोटोन है, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखकर देखते हैं कि क्या फोटोन की एनर्जी निकलकर आती है कि नहीं आती है। देखो हमको ये पता है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, h/p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है। अच्छा, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं कि इक्वेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल्स टू p²/2m। ना पता हो तो फिर बता दूं, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ऊपर m और नीचे m मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा m और m मिलके m² v², है ना। तो ऊपर क्या बन रहा है, p², m इंटू v मोमेंटम होता है, तो m² v² p² हो गया, नीचे 2m। ये एक रिलेशन है जो कई जगह आपको काम आएगा, k इज इक्वल्स टू p²/2m, ठीक है, ओके। अच्छा अभी देखो यहां से अगर मैं p को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा p बराबर h/λ, p बराबर h/λ। तो यहां इस इक्वेशन पे अगर मैं p बराबर h/λ रख दूं तो p² की जगह h² और नीचे λ² 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ने करा क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह h² अपॉन λ² इंटू 2m, ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। चाहे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, चाहे वेवलेंथ ऑफ फोटोन लो, जो भी लेना है भैया, दोनों वेवलेंथ की वैल्यू बराबर है। इसको सिंपली अपन लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये जो अपन ने सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है E और P, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ये बस अपन ने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला निकाला है ये यहाँ पुट कर दिया। अगर आप गौर से देखो, एक h, ये h² है तो यहाँ पे एक सिंगल h बचेगा, ठीक है। गलत जगह से कटौती कर दी है, ये h और ये h², तो यहाँ एक सिंगल h बचा जो कि ये रहा, ठीक है। ऐसे ही ये m से ये m कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। वेवलेंथ एक सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है तो एक सिंगल वेवलेंथ बचेगा। ऊपर क्या बचा, h बचा, c बचा, नीचे क्या बचा, लैम्डा बचा। ऊपर hc नीचे लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा क्या होता है, c अपॉन लैम्डा न्यू होता है, h न्यू क्या होता है, h न्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। ऐसे लेकर चलो तो एनर्जी ऑफ फोटोन ही आ रही है, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्क जो है आपके लिए करके रखा है ताकि क्वेश्चन पेपर हम जल्दी सॉल्व कर पाए। इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हो गया। एज पर द गिवन डेटा के हिसाब से यहाँ पे बोला है I और E बराबर है। ऐसा कब होता है, मिनिमम डेविएशन के केस में होता है। ऑल्सो I और E 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, ठीक है। Monochromatic light passes through an equilateral glass prism in such a way that the angle of incidence equals to the angle of emergence, okay, and each of these angles is 3/4 times to the angle of prism. Each of these angle is 3/4 times to the angle of prism. A 60 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से आप I और E कैलकुलेट भी कर सकते हो 3/4 इंटू 60 रख के। इसके अलावा क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन का केस है तो R1 R2 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों को R लिखा जा सकता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये R1 और ये R2, ये R1 इक्वल्स टू R2 होगा फॉर दिस केस, ठीक है, ओके। अब ये मान लेते हैं भाई दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो हमने कोई एक सिंबल R ले लिया इक्वल टू R, है ना। हमने पढ़ा है कि इन जनरल A होता है R1 प्लस R2। ये सेट ऑफ फॉर्मूला आपको प्रिज्म से रिलेटेड सारे सेट ऑफ फॉर्मूला याद होने चाहिए। A होता है R1 प्लस R2, और अगर मिनिमम डेविएशन का केस हो, दोनों बराबर हो, तो इसको 2 टाइम्स R लिखोगे A, तो भैया R कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। तो ये रख दिया, R A/2 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है।
अगेन प्रिज्म के सेट में जो ये फॉर्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि I प्लस E का सम हमेशा A और D के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन एंगल के सम के बराबर होता है। देखो I और E दोनों बराबर हैं तो इनको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स I या फिर 2 टाइम्स E। अब 2 टाइम्स I लिखो तो I की क्या वैल्यू है 3/4A, यहाँ पे दी हुई है। I या E जो लिखना है 3/4A रख दिया। इस A को इधर ले आओ तो ये -A हो जाएगा, इज इक्वल्स टू D। ठीक है, ओके। अगर इस स्टेप को फर्दर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा 2 1 2 2 4, 3/2 का मतलब 1.5A और ये -A बराबर D, तो कितना बचा 0.5A बराबर D, यानी A का आधा। D की वैल्यू क्या हुई, A का हाफ, A का आधा। A 60 डिग्री था तो A का आधा क्या हुआ 30 डिग्री, तो D कितना आया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोला है फिर से पढ़ लो, डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लो डेविएशन आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, sin I बाय sin R। I निकाल लो यहाँ से, 2 2 4 30, 2 15 3 × 15 45 डिग्री। तो I कितना है 45 डिग्री और R अपन ने यहाँ पे ये 30 डिग्री निकाला हुआ है, तो R की वैल्यू 30 रखी। ठीक है, अब सिर्फ एंगल्स की वैल्यू पुट कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा √2। तो ये जो प्रिज्म पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिज्म की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो डेविएशन है उस पर तो बनते ही हैं, कई बार ऐसा होता है कि लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट, ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो जो लाइट है क्या वो इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी कि ग्रेज करेगी सरफेस से, क्या होगा बताओ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप साइंस इजीली की प्लेलिस्ट खोल के देखोगे तो पिछले साल के सैंपल पेपर डिस्कस है और ये चैप्टर जहां रे ऑप्टिक्स जो डिस्कस किया गया वहां भी ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से डिस्कस्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट, एक नाइक्रोम की वायर है। ठीक है, इसके अक्रॉस अपन सपोज 230 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करें। ठीक है, तो इट ड्रॉज इनिशियल करंट, इनिशियल जो करंट है I1 लिख देते हैं 3.2 एम्पियर। ठीक है, ड्रॉ करती है, कुछ टाइम बाद ये करंट सेटल डाउन हो जाती है टू 2.8 एम्पियर। I2 कितनी है बेटा 2.8 एम्पियर है, कुछ टाइम बाद करंट इतनी सेटल डाउन हो जाती है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम एक हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, नाइक्रोम एक हीटिंग एलिमेंट है, इनिशियली जो है करंट जा रही है, नाइक्रोम हीट हो रहा है, कुछ टाइम बाद करंट सेटल हो रही है। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। जाहिर सी बात है, इनिशियली जो I1 करंट पास किया वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे पास किया होगा। अब I2 जब करंट हो गया 2.8 एम्पियर, तो बताओ भैया T2 कितना टेम्परेचर था बताओ, तो वो अपन को बेसिकली T2 यहाँ पे निकालना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये अल्फा की वैल्यू जो है आपको दी हुई है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सेट ऑफ इक्वेशंस क्या यूज करते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस R अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अभी जो टॉपर्स बैच चल रहा है, टॉपर्स बैच में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये टॉपिक मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में डाउट हो तो आप टॉपर्स बैच के वीडियो को देख सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में टाइटल वाइज ये वीडियो दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब कि R2 माइनस R1, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है मतलब R1 अल्फा T2 माइनस T1, इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो। R2 भैया R2 क्या होगा, वोल्टेज तो 230 थी, तो R2 क्या हो जाएगा 230 अपॉन फाइनल करंट 2.8, R1 क्या हो जाएगा 230 अपॉन इनिशियल करंट 3.2। ठीक है, रख दे वैल्यू यहाँ पे। सो देखो 230 तो सीधे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सीधे कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा R2 में 1/2.8, इसको आप 10/28 लिख दो, माइनस R1 में 1/3.2, तो 10/32 लिख दो। ठीक है, फिर से यहाँ पे R1 में क्या लिखोगे, R1 में देखो बेटा क्या लिखने वाले हो 230/3.2, 230/3.2, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया 230 × 10/32, अल्फा की वैल्यू रखो 1.7 × 10⁻⁻4 गिवन है, T2 माइनस T1 27 है। तो ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। आगे इसको सॉल्व किया जाए, देखो
230 इंटू 10, ठीक है, और नीचे से 32 कॉमन ले लो, आता ना कॉमन लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32/28 माइनस 10/32 पूरा कॉमन गया। करो मल्टीप्लाई, इसको यहाँ करो, ये आ रहा है क्या, इसको यहाँ करो, देखो, ठीक है, कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 230 इंटू 10 बाय 32 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 T2 माइनस 27, ठीक है बेटा। ये पूरा यहाँ से कैंसिल होता है, ठीक है, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 8 minus 7, सॉरी हाँ 8 minus 7/7, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 यहाँ पे, और ये वैल्यू इधर ट्रांसपोज कर दो तो 1.7 तो यहाँ लिख सकते हो, 10 की पावर -4 नीचे आएगी तो +4 ऊपर हो जाएगा। अल्फा को इधर ट्रांसपोज करो, 1.7 नीचे, 10 की पावर -4 जो नीचे थी उसको ऊपर भेज दिया, 10 की पावर +4 हो गया। -27 को इधर ले आओ तो +27 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू T2। बस अब T2 भाई साहब को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 7 इंटू 1.7 करोगे तो ये आएगा 11.9। दो तरीके हैं करने के, एक तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, 11.9 को क्लोजली आप 12 ले सकते हो, तो 10,000 को 12 से डिवाइड कर दो। 10,000 को 12 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल नहीं है, एक तो वो तरीका है। दूसरा, इसको एक्यूरेटली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक्यूरेटली डिवाइड करते हो तो लगभग कुछ 840 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, जिसमें 27 और ऐड कर दो तो 867 डिग्री सेल्सियस। अब जो है नाइक्रोम जो है खोल रहा है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, बट नाइक्रोम भाई साहब कितने टेम्परेचर पे है, 860 के आसपास नाइक्रोम का टेम्परेचर है, हेंस इट इज अ हीटिंग एलिमेंट, बट वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है, उतने टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। आई सपोज ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस between an object and its real image in a convex lens is 4f। ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज, रियल इमेज के बीच का जो सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस है वो 4f हो सकता है। 4f लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, इससे छोटा कोई डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। f जहां पे फोकल लेंथ है, ऐसा शो करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, अपन ने ये कॉन्वेक्स लेंस बना ली, ठीक है। तो ये बाई कन्वेंशन हमने -x पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। रियल इमेज बनने का मतलब है +x पे कहीं पे इसकी रियल इमेज बननी चाहिए, ओके। फिर हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का लीस्ट डिस्टेंस है d, जिसमें से ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है। तो d में से x हटा दो तो d माइनस x, ये ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, फिर हमको पता है कि हम थिन लेंस फॉर्मूला रख सकते हैं, ठीक है। तो थिन लेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 1/f इज इक्वल्स टू 1/x बाई साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव x पे तो ये +x आपका साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है। फिर ये जो d माइनस एक्स है, u आप लोगे -d माइनस एक्स, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लोगे तो ये जो बीच का माइनस का साइन था वो बेसिकली आप प्लस कर दो उसको, तो ये 1/d माइनस एक्स हो गया। एलसीएम ले लो, है ना, तो d माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा ऊपर, d बचा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 1/f इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपकी आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -x² और प्लस dx, और ये जो f इंटू डी है वो इधर तो प्लस का है, पर जब ट्रांसपोज करोगे अदर साइड पे तो -fd हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये फिर से प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को स्टडी करो तो ये इक्वेशन कैसी है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, -d, ठीक है। और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है वो f इंटू डी, तो c की वैल्यू fd। डिस्क्रिमिनेंट निकालना भूले नहीं होगे, √b² माइनस 4ac, तो √b का स्क्वायर बोले तो -d का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू
A इंटू सी, तो A 1 था, C FD था, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट। फिर हमको पता है कि रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स निकालने का फॉर्मूला अगर ना पता हो फिर भी लिख दूं मैं, x क्योंकि होते हैं एक दो ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 टाइम्स ए। अगर कोई है शांत बैठे हैं, नहीं पता तो बता दिया ना। तो फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो b तो d था और माइनस बी मतलब ये माइनस साइन हटा दो तो d प्लस माइनस ये क्या डिस्क्रिमिनेंट है, यानी ये जो आपने निकाला है कैपिटल D, उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है, बाय 2 टाइम्स a क्या था 1 था, ठीक है, हो गया। अब x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, इमेजिनरी तो होनी नहीं चाहिए। तो फॉर x टू बी रियल, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल वैल्यू। तो रूट के अंदर का माल क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना जरूरी, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो हम लिख सकते हैं कि अगर x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसके लिए ये जो अपना रूट है, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4fd क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखो आप लिख दोगे एक स्टेप और बढ़ा के, डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4fd, फिर ये d से d कटेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, देखो 4f से बड़ा भी हो सकता है, पर मिनिमम यहाँ इक्वल टू लगा है ना, मिनिमम क्या हो सकता है 4f। तो ऑब्जेक्ट जो है लेंस से जितनी भी दूर रखा हो, जहां भी रखा हो, उसकी रियल इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट और इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स f होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक नियम है, रूल है, जो आपको आप याद रख सकते हो इनफैक्ट। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं था, आप चाहो तो ये स्टेप को स्किप कर सकते थे, बस याद दिलाने के लिए मैंने ये एक स्टेप यहाँ लिख दिया है। ये स्टेप को आप स्किप भी कर सकते थे, आपको सीधे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी रियल वैल्यू आपको तब मिलेगी जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इस स्टेप के बाद जहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला था वहीं से ग्रेटर देन इक्वल टू करके भी आप चाहे तो वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है बच्चे बेटी। तो अभी तक जो हमने पेपर सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं या तो पिछले के पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर डायरेक्टली NCERT के कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो आपको जैसा कि आपको पता ही है, कम से कम 5 से 10% रेडी रहना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चे बेटी। अब इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट देख लेते हैं और इसके बाद शुरू होता है सेक्शन सी, तो और पार्ट देख लेते हैं। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर बात करी जाए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे ये इन्फिनिटी से जो है रे आ रही है ना, ऐसे 2 रे अपन पैरेलल मान लेते हैं कि 2 पैरेलल रे आ रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की एक्सिस है ना। तो ये जो रे आती है बेसिकली ये कन्वर्ज करती है, ये पॉइंट है आपका क्या, FO, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, FO। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये पॉइंट FO भी होता है और FE भी होता है। मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव coincides with the focal length of eyepiece, ठीक है। तो हम कहते हैं ना लेंथ ऑफ ट्यूब, ये बराबर होता है FO प्लस FE के बराबर, ठीक है। इन दोनों के बीच का, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इतना हो जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बन रही होती है, ठीक है, फाइनल इमेज जो बन रही होती है वो बेसिकली इन्फिनिटी पे बन रही होती है, एट इन्फिनिटी बन रही होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। खैर ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया कि चीज़ें कुछ याद रहें,
क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सो इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन, एक सीधी काली लाइन जो है लेंथ l की हमने ऑब्जेक्टिव लेंस पे बना दी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके ऊपर हमने ऐसे सीधी सी काली सी लाइन बना दी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ऐसी सीधी काली लाइन l लेंथ की हमने इसके ऊपर बना दी, ठीक है। द आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज, और इस लाइन की एक रियल इमेज कौन बना रहा है? आई पीस बना रहा है, ठीक है, ऑफ दिस लाइन हुज लेंथ इज l। अब इसकी जो भी इमेज ये आई पीस बना रहा है, जहां भी बना रहा है, ठीक है, उस इमेज की जो लेंथ है, उस इमेज की लेंथ है छोटा वाला l, ठीक है। देखो तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैपिटल L लिख सकते हैं। What is the angular magnification of the telescope? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का क्या है वो निकालना है। देखो पहले तो हमको ये पता ही है, we know that angular magnification of telescope is FO by FE। बेसिकली अगर हमको निकालना है तो FO by FE का रेशियो निकालना है और अपना काम बन गया, ठीक। अगेन हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फिलहाल हमारे पास दो लेंसेज है ही नहीं, मान के चलो एक लेंस है, और कौन सा लेंस है? आई पीस है। ये कॉन्वेक्स, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की वो इमेज बना रहा है किसी गिवन लेंथ की। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/fe बराबर 1/v। 1/v अपन को नहीं पता, अपन ने सिंपल लिख दिया 1/ve यहां पर, ठीक है, माइनस 1/u। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये FO यहां तक और यहां तक FE। तो FO, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आईपीस से कितना दूर रखा है भाई? जितना दूर ऑब्जेक्टिव रखा है उतना ही ये ऑब्जेक्ट आईपीस से दूर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? FO प्लस FE। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? FO प्लस FE। पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा तो ये यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब यहां से 1/ve की वैल्यू निकालें तो 1/ve क्या हो जाएगा? 1/fe माइनस 1/FO प्लस FE। तो इसको आगे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे? FO प्लस FE माइनस FE अपॉन FE इंटू FO प्लस FE। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये FE से FE कैंसिल हो गया, ये हो गया FO अपॉन FE इंटू 1/FO प्लस FE, ठीक है। देख लो बेटा, FO अपॉन FE, ठीक है, इंटू 1 प्लस FO अपॉन FE, ये आ गया अपना। ये कह लो, देखो FO अपॉन FE क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या आ गया ये? एंगुलर मैग्निफिकेशन डिवाइडेड बाय FO प्लस FE लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो, 1/ve की वैल्यू निकाली थी अपन ने, तो क्या आया? FO अपॉन FE और ब्रैकेट में FO प्लस FE, ये आया था, ठीक है, ओके। तो ये तो बेटा अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन आया था, है ना। ये क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अपन लिख सकते हैं 1/ve बराबर एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय FO प्लस FE। ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये FO प्लस FE को इधर ले जाओ तो ये हो गया क्या? U अपॉन VE। ये वैल्यू किसके बराबर थी? ये वैल्यू U के बराबर थी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेना चाहिए, अदरवाइज ये U है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आ गया U अपॉन V बराबर एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है V अपॉन U कह लो या फिर HI अपॉन HO कह लो,
ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होती है। एच आई हाइट ऑफ इमेज छोटा एल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा एल था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं u अपॉन वी निकाल लूँ तो u अपॉन वी अगर निकाला जाए तो बड़ा एल ऊपर आ जाएगा और छोटा एल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा एल ऊपर छोटा एल नीचे, ये आंसर निकालना था। तो इस तरीके से एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी की